हेलो बच्चों, मैं शिवम सर। और जैसा कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा। तो उसी को देखते हुए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो जिन लोगों ने वो देख लिए वो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो इसी को सीरीज को कंटिन्यू बनाए रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला इसमें ये बोला गया कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा स्मॉल जी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि स्मॉल जी का मान कैसे कैसे चेंज होता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कहाँ पर बढ़ता है, कहाँ पर घटता है। ठीक है, जैसे कि हमारा बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि आता है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो ऊपर जाने पर हमारा स्मॉल जी का मान क्या होता है बेटा, घटता है। और पृथ्वी तल से नीचे आने पर भी स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो स्मॉल जी का मान नीचे आने पर भी हमारा घटेगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, 0 होता है। स्मॉल जी हमारा किस पर डिपेंड करता है, वेट हमारा जो है स्मॉल जी के हिसाब से ही चेंज होता है। तो उसी को लेकर एक क्वेश्चन है हमारा कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल जी है पृथ्वी के अक्ष पे घूमने की वजह से भी चेंज होता है। भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसकी वजह से भी हमारा जो है स्मॉल जी के वैल्यू मान में चेंजमेंट आता है। अब जैसे हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसकी वजह से स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। अब वो मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा या परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं क्या होगा। तो देखो बेटा, देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके रोटेशन की वजह से स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, उसका जो समीकरण होता है हमारा वो होता है जी डैश बराबर जी माइनस का आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, उसकी वजह से जो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है उसका समीकरण होता है जी डैश बराबर जी माइनस का आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। तो जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर देगी तो उसके लिए ओमेगा का मान 0 हो जाएगा। ओमेगा उसका कोणीय वेग है। ठीक है, क्योंकि अगर वो रेस्ट में आ जाएगी तो उसका घूमना बंद कर देगी, रेस्ट में आ जाएगी। और जब वो रेस्ट में आ जाएगी तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। और जो एंगुलर वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी। ठीक है, और जो जी मान होता है ये ध्रुवों का मान होता है हमारा। तो जो जी डैश है हमारा जो मान होता है ध्रुवों का मान होता है। तो पहली बात तो ये है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी में प्रत्येक जगह पर जो हमारा स्मॉल जी का मान होगा वो समान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो हमारा स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा वहां पर आंसर होता कि वो हमारा एक समान हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई क्वेश्चन में हमसे बोला ध्रुवों की बात की है, तो ध्रुवों पर हमारा जीपी होता था, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो उसका कोणीय वेग 0 हो जाएगा। तो उस समय भी हमारा वहां पर जीपी ही रहेगा। तो ध्रुवों पर हमारा जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी, ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहीं पर मुझसे पूछते भूमध्य रेखाओं पर, तो भूमध्य रेखाओं पर जी का मान हमारा क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा वो सी पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन बोला गया कि लेंस की क्षमता प्लस का 5 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता हमारी वो कितनी है, प्लस की 5 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और प्लस की 5 है ये। तो प्लस की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो फोकस दूरी में क्षमता में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और इससे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो जो हमारा लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पी, जो लेंस की जो पावर होती है तो उसकी पावर का फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू हमारा 1/f। यानी कि जो हमारी शक्ति होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब पावर हमारी इस क्वेश्चन में पावर दी गई है और फोकस दूरी हमको निकालनी है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे हम F इक्वल्स टू 1/p। तो F इक्वल्स टू 1/p। ठीक है, तो P का मान कितना है हमारा 5 है, तो P के प्लेस पे हम 5 रख देंगे तो 1/5 हो जाएगा। और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.2। अब ध्यान देना, अगर क्षमता हमारी डायोप्टर में है तो फोकस दूरी हमारी मीटर में आएगी। ठीक है, अगर क्षमता हमारी डायोप्टर में है तो फोकस दूरी किस में आएगी, मीटर में। तो यहाँ पे जो F आया है हमारा 0.2, ये हमारा मीटर आया हुआ है। ठीक है, तो फोकस दूरी हमारी आ गई 0.2 मीटर। जबकि अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं और हम सबको पता है कि अगर कोई डिस्टेंस मीटर में है उसको अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें जो है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 × 100 हो जाएगा। तो जब इसको गुणा करोगे तो हमारा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब जरा हम ध्यान से देखें तो 20 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे भी है और 20 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे भी है। अच्छा, क्वेश्चन बोला इसकी प्रकृति क्या होगी, वो हमारा लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा। उत्तल बोले तो हमारा कॉन्वेक्स होगा, उत्तल की बात आएगी तो कॉन्वेक्स, और अवतल की बात आएगी तो कॉनकेव।
तो लेंस हमारा जो होगा वो कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा। तो ध्यान रखना बेटा कि अगर हमारा कोई भी लेंस है उसकी फोकस दूरी प्लस की है तो उत्तल लेंस होगा, और उसकी फोकस दूरी माइनस की है तो अवतल लेंस होगा। आप एक सिस्टम को हमेशा याद रखोगे कि जब जब फोकस दूरी प्लस की होगी तो वो लेंस हमारा उत्तल होगा, और जब जब फोकस दूरी माइनस की होगी लेंस हमारा अवतल होगा, ठीक है, कॉनकेव होगा। अब यहाँ पर फोकस दूरी, यहाँ पे जो क्षमता हमारी वो प्लस की है तो फोकस दूरी भी प्लस की होगी, और फोकस दूरी प्लस की है तो वो कौन सा लेंस होगा हमारा, उत्तल लेंस। तो हमारी उसकी जो फोकस दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, और उसकी जो प्रकृति होगी वो उत्तल लेंस होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं जरा। तीसरे में बोला गया है कि पीएन संधि डायोड विद्युत रोधी, विद्युत रोधी वर्ड एक आया हमारा। तो ये जो वर्ड विद्युत रोधी आया इसका मतलब क्या है, तो विद्युत रोधी का मतलब यह है कि जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। विद्युत रोधी, रोधी का मतलब विरोधी और विद्युत का मतलब धारा, ठीक है। तो जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो समझ गए आप लोग, विद्युत रोधी का मतलब क्या है, धारा का प्रवाह नहीं होगा की तरह कार्य करेगा। यानी डायोड जो हमारा है वो हमारा विद्युत रोधी की तरह कब कार्य करेगा, जब उसे जोड़ा जाए। तो देखो हमारा जो डायोड बनता है पीएन संधि डायोड, ठीक है, ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक सेमीकंडक्टर का उसमें हमारा कुछ डायोड वाला पॉइंट है। तो जब भी देखो कोई भी डायोड है उसमें धारा का प्रवाह जब ही होगा जब हमारी बैटरी जुड़ी होगी, ठीक है। डायोड में धारा का प्रवाह तभी होगा जब बैटरी जुड़ी होगी, और बैटरी को जोड़ने के पास हमारे दो तरीके होते हैं, एक होता है अग्रविनत और दूसरा होता है पश्चविनत, ठीक है। एक हमारा अग्रविनत होता है, दूसरा पश्चविनत होता है। अग्रविनत क्या होता है, जब बैटरी का जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जुड़ा होता है, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जुड़ा होता है और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जुड़ा होता है, वो होता है हमारा अग्रविनत। और पश्चविनत क्या होगा, जब बैटरी का हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल एन नेगेटिव से जुड़ा होगा और नेगेटिव जो उसका एन टाइप होगा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, यानी उल्टा जुड़ा होगा, तो होगा पश्चविनत। और जब बैटरी हमारी अग्रविनत में होगी तभी हमारा धारा का प्रवाह होगा, पश्चविनत में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि पीएन संधि डायोड में विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है जब उसका हमारा जो है जोड़ा जाए। तो हमारा विद्युत रोधी की तरह कब कार्य करेगा, जब उसको हम जोड़ेंगे किसमें, पश्चविनत में। अगर हम उसको पश्चविनत में जोड़ देंगे वो हमारा विद्युत रोधी की तरह कार्य करेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रत्येक A0 आयाम की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपण का मतलब होता है तरंगों का मिलना, ठीक है। एक वर्ड आया अध्यारोपित, सुपरपोजिशन। जब हमारी दोनों वेव किसी तरंग बिंदु पर मिलती हैं तो उसको बोलते हैं अध्यारोपण। तो बोला गया है कि जब दो A0 आयाम की तरंगें किसी माध्यम में अध्यारोपित होकर A0 आयाम की परिणामी तरंग बताती हैं, यानी दो तरंगें थी उनका आयाम A0 था और इससे मिलकर जो तरंग बनी उसका भी आयाम कितना है हमारा, A0 है। तो बोला आयाम का परिणामी तरंग उत्पन्न करती है, तो दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या होगा, कलांतर का मतलब हमारा होता है एंगल से, ठीक है। कलांतर का मतलब किससे होता है हमारा, एंगल से। तो इस क्वेश्चन में हमें एंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि प्रत्येक A0, तो हमें समझ गया कि दो तरंगें दोनों का आयाम कितना है, A0 है। तो पहली वाले का आयाम मान लिया A1 ये A0 है, और दूसरी वाली का मान लिया A2 वो भी A0 है, ठीक है। और इससे मिलकर जो तरंग बनी है परिणामी तरंग, उसका भी आयाम कितना है हमारा, A0 है। तो बोला इनके बीच एंगल क्या होगा। तो जो हमारा ध्यान रखना, जो आयाम है वो सदिश राशि है। एक आयाम जो है हमारी वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो हमारी एम्पलीट्यूड है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी दो हमारे वेक्टर दिए गए हैं, अगर तुम्हें इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है A बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, A0 A0 हो गई, परिणामी भी हमारा A0 है, तो ये हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे A0 हो जाएगा, वैल्यू भी A0 है, तो यहाँ पे A0 स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर प्लस 2, A1 के प्लेस पे भी हम A0 पुट करेंगे और A2 के प्लेस पे भी A0, कॉस थीटा में निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो ये A0 हो गया। अब यहाँ पे A0 स्क्वायर 2A0 स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर A0 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी A0 स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो सॉल्व होकर आ जाएगा A0 प्लस A0 2A0 स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर 2A0 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा में निकालना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये A0 हो गया इक्वल्स टू, अब चाहे इसका स्क्वायर कर दो, जैसे रूट खत्म हो जाएगा तो ये A0 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे 2A0 का स्क्वायर प्लस 2A0 का स्क्वायर, तो इसमें हम 2A0 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमारा A0 स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल्स टू 2 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से सॉल्व करके हम कॉस थीटा निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा चाहिए तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब जरा हम इसको सॉल्व करें आगे, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे हमारा माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है वो आ गई माइनस का 1/2,
और हम सबको पता है कि जो cos थीटा में जो -1/2 वैल्यू होती है वो होती है cos 120 की, ठीक है, cos 120 की होती है। तो थीटा का मान आ गया 120 अंश। अब 120 अंश को जब हम पाई के टर्म्स में लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2π/3, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2π/3, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए और चारों के आई थिंक आपको समझ में भी आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, आगे कौन सी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम 5वां देखते हैं और 5वें क्वेश्चन बोला कि एक समतापी प्रक्रम है, ठीक है। तो बोला गया समतापी प्रक्रम है हमारा, और समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो हम सबको पता है कि जो प्रक्रम हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है समतापी प्रक्रम, एक होता है समदाबी प्रक्रम, एक होता है समायतनिक प्रक्रम, एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। और किसी भी प्रक्रम में अगर आपको विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा बोले स्पेसिफिक हीट, ठीक है, विशेष इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक हीट। और अगर आपको स्पेसिफिक हीट चाहिए तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है Q = mH ΔT, ठीक है, Q = mH ΔT, जहाँ पे S हमारी होती है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, S हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब समतापी प्रक्रम में अगर हमें विशिष्ट ऊष्मा चाहिए तो S = जाएगा Q/m × ΔT, ठीक है। अब चूंकि हमारा जो प्रक्रम है वो समतापी है, समतापी बोलो आइसोथर्मिक, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, समतापी प्रक्रम में ताप नियत होता है। अब देखो ध्यान से देखना जरा कि विशिष्ट ऊष्मा निकालने का जो फॉर्मूला हुआ हमारा वो होगा Q/m × ΔT। अब इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि समतापी प्रक्रम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ΔT का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि तापांतर है। अगर ताप हमारा नियत है तो तापांतर होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ΔT का प्लेस पे 0 पुट करोगे आप तो S = Kim × m × 0, तो S = क्या होगा Q/0, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा नीचे वाला पार्ट। और जब आप कभी भी 0 से किसी संख्या में डिवाइड करते हो तो हमारा आंसर कितना आता है इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आप किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते तो आपका आंसर इनफाइनाइट आएगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा अनंत, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतापी प्रक्रम में निकाय की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो आप सीधा याद रखोगे अनंत होगी। अच्छा, इसी तरीके से हमारा एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो वहां पर निकालने के लिए देखो S निकालने का फॉर्मूला तो यही लगेगा हमारा Q/m × ΔT। अब वहां पे हमारा Q नियत होता है, ΔQ ये 0 हो जाता है, तो उस प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा 0 होगी। तो अगर यहीं पर हमारा अगर बढ़ देते रुद्धोष्म प्रक्रम तो वहां पर विशिष्ट ऊष्मा हमारी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर हमारा समतापी दे देते, और भी हमारे दो होते हैं, एक समदाबी होता है, हमारा होता है समदाबी और समायतनिक। तो समदाबी में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वहां पर होता है Cp, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, कभी क्वेश्चन आएगा हमारा आगे। और एक आता है समायतनिक, उसमें होता है Cv। तो Cp और Cv को लेके भी हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब इसकी जो बातें हुई हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश है। 2 हमारे समतल दर्पण है, उनके बीच का कोण हमारा 60 अंश है, तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है, कोई भी हमारे 2 दर्पण हैं अगर हमारे एक दूसरे से 60 कोण पर किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे रखे हुए हैं, तो अगर हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारा होगा n = 360/θ। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो थीटा का मान है वो कितना है 60 अंश है, 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो थीटा को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 36, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो n की वैल्यू 6 आ गई। पर ध्यान देना कि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम होती है, ठीक है, इसका हमारा एक लॉजिक होता है, इसको हम कभी समझाएंगे आगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए आप याद रखोगे प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम होगी, तो 6 में से हम 1 माइनस कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है। अब 7वें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यदि किसी अर्धचालक में फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाएं, ठीक है, तो हमारा जो अशुद्धि मिलाई गई है वो फास्फोरस और आर्सेनिक की मिलाई गई है, तो लाइक अर्धचालक वो कैसा होगा। तो अर्धचालक हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है एन टाइप, अशुद्धि के बेसिस पे अर्धचालक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एन टाइप अर्धचालक और दूसरा हमारा होता है पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, जिसमें अशुद्धि 5 संयोजी मिलाई जाती है, ठीक है, जिसमें अशुद्धि हमारी 5 संयोजकता वाली, जो हमारी 5 संयोजी वाले पदार्थ होते हैं वो अशुद्धि मिलाई जाएगी, तो वो एन टाइप होगा। और जिनमें हमारी जो पी टाइप कौन होंगे, जिनमें जो अशुद्धि मिलाई जाएगी वो 3 संयोजकता वाली होगी। अगर 3 संयोजकता वाली शुद्धि मिलाएंगे हम तो पी टाइप कहलाएगा, 5 संयोजकता वाली मिलाएंगे तो एन टाइप कहलाएगा। अब ध्यान देना, बोला कि क्वेश्चन में हमारा फास्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है, तो ये फास्फोरस हमारे हैं वो 5 संयोजी पदार्थ है, ठीक है। तो जो फास्फोरस होता है हमारा 5 संयोजी पदार्थ होता है,
तो जब फॉस्फोरस हमारा 5 संयोजी पदार्थ है तो इसके लिए हमारा जो पंचसंयोजी एन टाइप होगा, तो यदि हम इसमें जो है अर्धचालक में अगर हम फॉस्फोरस या आर्सेनिक मिलाएंगे तो हमारा अर्धचालक कैसा होगा, एन टाइप अर्धचालक होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, ये हमने जो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे। तो इसका हमारा आंसर होगा अनंत, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 5, और इसमें हमारा जो पंचसंयोगी फॉस्फोरस है वो 5 संयोजकता वाला है और 5 संयोजकता के लिए हमारा एन टाइप होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा एन टाइप, इसमें हमारा होगा 5 और इसका होगा अनंत। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक दंड चुंबक धारावाही कुंडली में एक बीच गिराई जाती है तो इसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा कि एक कुंडली है हमारी, ठीक है, एक दंड चुंबक समझते हो ना, बार मैग्नेट। ठीक है, दंड चुंबक को इंग्लिश में बार मैग्नेट कहते हैं। और दंड चुंबक क्या होती है, ऐसी चुंबक जिसमें हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, और एक हमारी रॉड टाइप की होती है, एक हमारी स्ट्रेट रॉड टाइप की होती है, इसमें हमारे नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं, इसको हम बोलते हैं दंड चुंबक। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि ये दंड चुंबक है धारावाही कुंडली। धारावाही कुंडली कौन होगी, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर कभी वर्ड आपके सामने अगर आता है धारावाही, धारावाही का मतलब जिसमें करंट फ्लो कर रही है। कुंडली मतलब कोई गोलाकार कॉइल है हमारी। ठीक है, इस तरीके से हमारी कोई गोलाकार कॉइल है, इसमें भाई धारा प्रवाहित हो रही है आई। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो बोला गया है गिराई जाती है। इसके बीच में हमने कोई इस तरीके से हमने इसके बीच में ये डाली गई है, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, और इस गोले के बीच में हमने दंड चुंबक को डाला है। तो बोला कि इसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, एयरफोर्स के लिए बड़ा ऑब्जेक्टिव बढ़िया क्वेश्चन है। तो बोला गया, फिर से रिपीट करते हैं, आपके पास 1-2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो कि अगर हमारा कोई अगर दंड चुंबक है, उसमें अगर हमारा कोई एक धारावाही कुंडली है, उसमें हमने बीच में दंड चुंबक गिराई हुई है, तो हमारा जो है उसके स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान समझना कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये हमारी धारावाही कुंडली है। अब इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे हमारा लेंज का नियम लगेगा कि किसी कुंडली में जो प्रेरित धारा होगी, जब इसमें हमारा जब ये जो कुंडली है जब इसके भीतर से पास हो रही होगी, देखो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुंडली इस हमारी, जब ये हमारा जो दंड चुंबक है, ये हमारा बार मैग्नेट है, जब वो कुंडली के अंदर गिराया जाएगा तो हमारा इसमें ना एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि हमारी जो है जो इसके परिवर्तन का विरोध करेगी, यानी कि इसकी गति को स्लो कर देगी। जब ये हमारी इसके अंदर डाली जाएगी तो हमारा इसमें दोनों में सापेक्ष गति होगी, और इनके सापेक्ष गति होने से हमारा जो है इसमें कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि हमारी दंड चुंबक की गति का विरोध करेगी। जब वो दंड चुंबक की गति का विरोध करेगी तो इसका त्वरण जो होगा वो होगा तो नीचे की ओर, पर स्मॉल जी से, ये हमारी शुरुआत में स्मॉल जी से गिर रही होगी, पर जैसी हमारी इसके अंदर से पास होगी तो इसका त्वरण थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो धारा होगी प्रेरित वो इसकी गति का विरोध करेगी। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा कि स्मॉल जी के मान से कम से गिरेगी वो। ठीक है, स्मॉल जी से कम होगा और नीचे की ओर होगा। भाई त्वरण तो नीचे की ओर होगा, पर हमारा स्मॉल जी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इस कुंडली में जो प्रेरित धारा होगी वो दंड चुंबक की गति का विरोध करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि हम सरलोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें। ठीक है, अगर हमारा सरलोलक है उसको खोखला करके उसमें रेत भर दें तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा या नियत रहेगा या नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि सरलोलक है हमारा, उसको हमने खोखला करके उसमें रेत भर दिया तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देख ध्यान देना कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो आवर्तकाल होता है वो t = 2π√L/g होता है, तो वो हमारा लंबाई पर और स्मॉल जी के मान पर निर्भर करता है। ये हमारा जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि पहले खोखला था, बाद में हमने इसमें रेत भर दिया, तो जब हम इसमें रेत भर देंगे तो उसका मास चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। और जबकि जो टाइम ऑफ पीरियड है हमारा वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, तो जब हम उसमें रेत भर भी देंगे तो उसका आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल हमारा नियत रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसकी सतह पर वो 10 वोल्ट है। ठीक है, तो इसके केंद्र, तो इस क्वेश्चन में बोला गया हमसे कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसकी सतह पर वो 10 वोल्ट है। ठीक है, तो गोले के केंद्र पर, तो इसके केंद्र पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारा कोई भी गोला है, जो हम उसको आवेश देते हैं तो उसका आवेश हमारा सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है, उसके भीतर हमारा कोई भी आवेश नहीं होता है, और जब उसके भीतर कोई भी आवेश नहीं होता है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारी क्या होती है, शून्य होती है।
भाई हमारा कोई भी गोला है उसके अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो गोले के अंदर, स्फीयर के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। अब पृष्ठ पर विभव हमारा 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा, पर केंद्र पर विभव को उन्होंने पूछा है तीव्रता। अब देखो विभव का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, अगर विभव ना भी देते कभी भी आपसे पूछेंगे कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी? हमारी 0 होगी। ठीक है, अब देखना जरा, अब देखो केंद्र की बात की तो केंद्र तो हमारा भीतर ही होगा, और जब केंद्र भीतर होगा तो तीव्रता हमारी 0 होगी। लेकिन अगर यहाँ पर विभव पूछते कि केंद्र पर विभव क्या है, तो विभव हमारा कितना होता? 10 वोल्ट होता। ठीक है, क्योंकि जहां जहां पर तीव्रता हमारी 0 होती है वहां पर विभव नियत होता है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ का विभव होगा 10 वोल्ट, वही हमारा गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर होगा। तो अब याद रखोगे कि गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और प्रत्येक बिंदु पर विभव होता है वो नियत होता है, वो पृष्ठ के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे विभव पूछते तो हमारा आंसर 10 वोल्ट होता। तीव्रता पूछी है, तीव्रता हमारी प्रत्येक बिंदु पर भीतर 0 होगी, इसलिए हमारा केंद्र पर भी 0 होगी, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसका ध्रुवण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्रुवण की बात उन्होंने की है कि निम्न में से किस तरंग का हमारा ध्रुवण, ध्रुवण को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन किसका नहीं हो सकता? तो जो हमारी तरंगें होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है हमारी अनुदैर्घ्य तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, उसके बारे में हमसे कोई पूछता है अगर तो तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होंगी? अनुप्रस्थ को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और अनुदैर्घ्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं कि वे तरंगें जिनमें जो माध्यम के कण होते हैं परपेंडिकुलर मूव करते हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्स, और जिनमें माध्यम कण हमारी तरंग की डायरेक्शन में मूव करते हैं वो पानी होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। अब यहाँ पर ध्यान देना जरा कि ध्रुवण की घटना वो अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखोगे कि ध्रुवण हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग में, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में। तो ध्रुवण की घटना हमारी अनुप्रस्थ तरंग में होगी। अब जो जो अनुप्रस्थ तरंगें होंगी वो हमारी जो है ध्रुवण को दर्शाएंगी। अब यहाँ पर हमारी 4 तरंगें दी गई हैं और यहाँ पर जो ये 2 तरंगें ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ठीक है, और जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो सारी की सारी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तो अब अनुप्रस्थ प्रकृति की होंगी तो ध्रुवण भी दर्शाएंगी। ठीक है, अगर कोई तरंग हमारी अनुप्रस्थ प्रकृति की है तो वो ध्रुवण दर्शाएगी, और विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं और अगर वो अनुप्रस्थ हैं तो ध्रुवण भी दर्शाएंगी। अब देखना रेडियो तरंग, रेडियो तरंग हमारी कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों है? क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब रेडियो तरंग हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये अनुप्रस्थ भी है तो ये ध्रुवण को दर्शाएगी। ठीक है, तो ये दर्शाएगी हमारी। दूसरा हमारा परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट वेव, तो जो परावैंगनी किरण हमारी है ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये ध्रुवण को भी दर्शाएगी। अगला हमारा अवरक्त तरंग, जो अवरक्त तरंग है वो भी हमारी कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है और अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये भी ध्रुवण को दर्शाएगी। आगे हमारा आता है श्रव्य तरंग है। अब जो श्रव्य तरंग है वो ध्वनि तरंग है। ठीक है, हमारी आवृत्ति की बेसिस पे ध्वनि को 3 भाग होते हैं, एक होता है श्रव्य, एक होता है पराश्रव्य और एक होता है अवश्रव्य। तो ये जो श्रव्य तरंग हमारी है वो ध्वनि तरंग है और ध्वनि तरंगें हमारी अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगें कभी ध्रुवण को नहीं दर्शाती। तो इसका क्वेश्चन क्या था कि कौन ध्रुवण को नहीं दर्शाएगी, तो इसका आंसर हमारा होगा श्रव्य तरंग ध्रुवण को नहीं दर्शाएगी। तो आई थिंक हमने इतने क्वेश्चन इस सीरीज में हम ये क्वेश्चन इतने 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए और भी क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिससे कि आपको नए नए वीडियो आगे के मिलते रहें।